हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर। सो हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में और वहीं से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कैपेसिटर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दें या एक कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो हमारी और आपकी डिस्कशन ये हुई थी कि अगर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ, अगर बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है तो जो चार्ज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज बदलेगी किसके अकॉर्डिंगली? इस कैपेसिटर के अकॉर्डिंगली। चार्ज लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वहीं अगर एक कैपेसिटर के साथ बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बात है बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटर से हम वर्क ले रहे हैं तो कैपेसिटर से चार्ज खत्म होता जा रहा है, जितना हम वर्क ले रहे हैं वहां से चार्ज खत्म होता जा रहा है। लेकिन उस केस में जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगी? वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि चार्ज कांस्टेंट कब होता है? जब बैटरी कनेक्टेड होगी, और वोल्टेज कांस्टेंट कब होती है? जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी। तो इसी के ही रिलेटेड हमारे साथ अब सीरीज ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, काफी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन पूरा क्या पूछा जाएगा कि what will happen to the following quantities? What will happen to the following quantities if dielectric slab is introduced between plates of capacitor and battery is disconnected। कहते हैं हमने क्या किया, एक कैपेसिटर के साथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये नीचे दी हुई क्वांटिटीज बताइए, इनके ऊपर क्या क्या असर देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? जैसे सबसे पहले तो आप कहते हैं ये बताइए कि चार्ज के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। दूसरी क्वांटिटी, वोल्टेज के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। तीसरी, कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस के अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा। फोर्थ वन, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है उसके ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। एंड ई पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। तो ये सारी क्वांटिटीज के बारे में हमें सोचना है कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो इन सभी क्वांटिटीज के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। क्या क्या है? चार्ज है, वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है और एनर्जी स्टोर्ड है। अब क्या है, क्या किया हमने, एक कैपेसिटर, ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। ये मैंने इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन्वॉल्व करवाई हुई है। ठीक है, इन क्वांटिटीज का हमें पता करना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दोनों कैपेसिटर के बीच में रखी है। तो अब आप लोग क्या जानते हो, व्हाट यू नो, अगर सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी कैपेसिटर के अंदर इन्वॉल्व करवा दी जाए तो सबसे अच्छा आंसर या सबसे अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट आंसर हम क्या जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाने से हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती है। ये सबसे पहला फैक्ट हम जानते हैं।
कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया, फट से दिमाग में आया कि इसका फायदा क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो लीजिए सबसे पहला आंसर हमारे पास आ गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाने से क्या हुआ, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। लीजिए पहला आंसर आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो आपको भी ये आंसर पता था, फाइनल हो गया। चलिए दूसरा आंसर, बैटरी जो है वो क्या करवाई गई है, डिस्कनेक्ट की हुई है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड से हमने क्या सीखा हुआ है, बैटरी डिस्कनेक्टेड से हमने जो सबसे पहला फैक्ट सीखा था कि बैटरी के डिस्कनेक्ट होने से वोल्टेज जो है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब वोल्टेज क्या रहेगी, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सेम। बैटरी डिस्कनेक्ट होने से वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये फैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि वोल्टेज क्या रहनी है, हमेशा सेम रहनी है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट चार्ज के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़ेगी, अगर तो बैटरी कनेक्टेड होती तो फिर हम चार्ज भी बोल देते कि कांस्टेंट है, लेकिन बोला गया है बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि चार्ज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज के बारे में हमने एक ही फैक्ट सीखा है, और वो क्या है कि जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू C इंटू वी। क्यू हमेशा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू C इंटू वी। अब यहां पे देखा जाए तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये V जो है वो तो रहेगा कांस्टेंट। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, कैपेसिटेंस के हो गया। यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करने लग गया, कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करने लग गया। अब कैपेसिटेंस का हमने सीखा था कि कैपेसिटेंस क्या होती है, मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से इंक्रीज होती है। तो कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज होगी तो चार्ज भी क्या होगा, डेफिनेटली बात है इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे आंसर हमारा फाइनल आ गया। सो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने से चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन से दो बच गए आंसर, लास्ट वाले, कौन कौन से, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एनर्जी के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। अब एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं, जो एनर्जी है, तो एनर्जी के हमने दो फॉर्मूला सीखे थे। यहाँ तो एनर्जी मतलब कौन सी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूलाज थे, या तो फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर, या फॉर्मूला था Q स्क्वायर बाय 2C। अब जब हमें ये देखना होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हमेशा ऐसा फॉर्मूला पिक करना होता है जहां पे एक क्वांटिटी कोई भी कांस्टेंट हो। अगर तीन क्वांटिटीज हैं तो एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो दो के बीच में असर देखने को मिल जाता है, दो के बीच में हमेशा रिलेशन बन जाता है। अब अगर हम ये रिलेशन यूज करते हैं Q स्क्वायर बाय 2C, तो हम देख रहे हैं चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, C भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या आंसर दें यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटीज जो है वो चेंज होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं इसको एप्रोप्रिएट नहीं मानूंगा, मैं क्या मानूंगा कि मुझे ये रिलेशन यूज करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। फायदा ये है कि वोल्टेज क्या चल रही है, कांस्टेंट, यानी कि जैसे पहले कर रहे थे कि V यहाँ पे भी क्या हो गया, V यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फाइनल आंसर, कैपेसिटेंस क्या हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो फाइनल आंसर, एनर्जी स्टोर्ड increases because
capacitance also increases। कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने से जो पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर, जो एनर्जी स्टोर की है कैपेसिटर के अंदर, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट फैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटर के अंदर हमने क्या सीखा है, अभी तक तो कुछ नहीं सीखा। फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कैपेसिटर से पहले कुछ ऐसा रिलेशन जो इन क्वांटिटीज के साथ बनता हो। कैपेसिटर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं, एनर्जी स्टोर का कोई रिलेशन नहीं। हाँ, V के साथ रिलेशन बन सकता था, चार्ज के साथ बन सकता था। अब V के साथ जब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कोई V के साथ रिलेशन बन सकता है, तो बिल्कुल आपने ये रिलेशन प्रूव किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू V बाय R। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पोटेंशियल के होती है। पोटेंशियल क्या चल रहा है, पोटेंशियल चल रहा है कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया हमारे पास क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कारण बिकॉज E is directly proportional to V and V is constant। अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। सीखा आपने। इस तरह से हमने क्वेश्चंस के जवाब देने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पता नहीं कितनी ही तरह के टाइप्स बन सकती हैं। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक निकाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस कम कर देंगे। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फैक्ट के साथ चलोगे आसान होंगे जवाब देने, रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, फैक्ट के साथ चलना है। जैसे मैंने आपको फैक्ट सोच सोच कर जवाब दिया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने फैक्ट सोच सोच कर जवाब देना है। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन बना 3 मार्क्स का। ये किसका था, व्हाट विल हैपन टू द फॉलोइंग क्वांटिटीज इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ सेम, सिर्फ एक फर्क डाल रहा हूं। वो क्या, पहले मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया था, सेकंड नंबर क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं, बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर के साथ, जो ये कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया है, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। तो आंसर्स में क्या क्या चेंज आएगी ये हमें देखना है। तो एक एक करके पिछला आंसर डिलीट करेंगे, सेम है कि नहीं, पिछले से कितना फर्क देखने को मिला ये भी कंपेयर करेंगे, और नया आंसर क्या होगा ये भी कंपेयर करेंगे। तो क्या किया मैंने सबसे पहला कंसेप्ट ये कर दिया कि जो बैटरी है वो इसके साथ कनेक्ट कर दी। ये लीजिए, ये मैंने बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दी है। मुझे ये पता करना है कि बताइए क्या होगा इन सब क्वांटिटीज के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने 2 क्वांटिटीज लेकर आ रहा हूं, चार्ज और वोल्टेज। इसका जवाब आप लोगों को पता है, बिल्कुल जी हाँ। चार्ज के बारे में सबसे पहले आप सोचोगे, फिर आप सोचोगे वोल्टेज के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो सबसे मेन फैक्ट, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या रहता है, हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहला फैक्ट चार्ज के बारे में कि चार्ज जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लीजिए, चार्ज के बारे में तो हमारी चिंता जो है वो दूर हो गई है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट वोल्टेज। वोल्टेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वोल्टेज पे आने से पहले हमें ये फैक्ट देखना होगा कि बाकी क्वांटिटीज के ऊपर क्या देखने को मिला। जैसे कि कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। तो भाई देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो इंट्रोड्यूस्ड है, ये तो नहीं बाहर निकाली, ये तो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस्ड है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड है तो 100% कैपेसिटेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां से हमारी चिंता खत्म हो गई है, हम जवाब दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आ जाइए मेन कॉन्सेप्ट पे, किसको डिसाइड करने के लिए, वोल्टेज को डिसाइड करने के लिए, कि हमें वही फॉर्मूला पुराना
कि Q किसके बराबर होता है, CV के। चार्ज क्या कर दिया मैंने, बैटरी को कनेक्ट करके चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया कांस्टेंट। ये तो कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल के। कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जवाब मिल गया हमें कि वोल्टेज में आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल डिक्रीजेज बिकॉज कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले वो कांस्टेंट थी, अब पोटेंशियल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन, एनर्जी। एनर्जी पहले क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब देखते हैं एनर्जी के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा एनर्जी के लिए। तो डेफिनेटली बात है कि V भी चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है, तो हाफ CV स्क्वायर लगाना गलत होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास है कि U इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय 2C। क्यों, क्योंकि फायदा ये है कि चार्ज कांस्टेंट है। अब क्या देखा कि यहां से अगर चार्ज हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट चल रहा है, तो यहां से क्या असर देखने को मिला कि पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कैपेसिटेंस के। अब कैपेसिटेंस क्या हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। दिस इज योर फाइनल आंसर, कब, एनर्जी स्टोर के लिए। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो रिलेशन तो वही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के। अब पोटेंशियल क्या हो रही है, मतलब पोटेंशियल ने सभी के आंसर चेंज कर देने हैं। अब पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर V डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस तरह से अकेले पोटेंशियल ने नंबर ऑफ आंसर्स जो है वो चेंज कर दिए। सो सोचने का तरीका पकड़िए कि कब कैसे देखना है। एक फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज डाल के देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक फॉर्मूला ऐसा चूज करो जिसमें एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट देखने को मिले, ठीक है, वो फॉर्मूला चॉइस करके फिर आपने आंसर का जवाब देना है। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड है और बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। चलिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यही पता करनी है क्वांटिटी सेम ही पता करनी है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंज आया है। क्वेश्चन में क्या चेंज है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, what will happen to following quantities if distance between plates of capacitor increases and battery is disconnected। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है जी, बैटरी डिस्कनेक्ट है। व्हाट विल हैपन टू दी, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे चेंज। पहले क्या था, पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात नहीं हो रही। अब क्या बोल रहे हैं,
बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कोई बैटरी नहीं है, दो कैपेसिटर्स, ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और उन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने इंक्रीज कर दिया। पहले d होता है, अब हमने 2d कर दिया। तो बताइए कि इन क्वांटिटीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी, कि ये व्हाट विल हैपन टू दिस फॉलोइंग क्वांटिटीज इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर गेट इंक्रीजेस एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो देखिए जवाब आप सभी को कंप्लीट लग गया होगा पता कि अब हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में इंक्रीज हो जाए तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एरिया भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, बिटवीन दी डिस्टेंस ऑफ दी प्लेट, कि D के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D क्या कर दिया हमने, बड़ा कर दिया, कितना D इंक्रीज कर दिया, कितना 2D। तो डेफिनेटली बात है D के बढ़ने से कैपेसिटेंस हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला जवाब, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, कैपेसिटेंस D इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस डिक्रीजेज बिकॉज, अगर आंसर लिखना चाहते हो, रीजन लिखना चाहते हो, लिख सकते हो कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, मोर इज द डिस्टेंस लेस विल बी द कैपेसिटेंस। पहला जवाब खत्म। दूसरा, ये इसका आंसर हमने दे दिया। फिर दूसरा आया, बैटरी क्या की हुई है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, पुरानी बात, ये आप लोगों को पता लग चुकी है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड करने का मतलब क्या हुआ कि जी जो वोल्टेज है वो क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो लो जी, पहला दूसरा जवाब हमारे पास आ गया कि वोल्टेज क्या रहेगी, वोल्टेज रिमेन्स सेम। रीजन आप लोगों को पता लग गया। नाउ चार्ज के बारे में सोचना है, फॉर्मूला वही। अगर चार्ज के बारे में सोचना है तो फॉर्मूला वही, कौन सा, कि Q इज इक्वल टू CV। V यहां पे क्या चल रही है, कांस्टेंट, तो यहां से क्या आया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C के। अब कैपेसिटेंस प्लेट्स का डिस्टेंस इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली बात है चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चार्ज विल गेट डिक्रीज बिकॉज capacitance is directly proportional to charge. If capacitance decreases then charge also decreases। ये भी जवाब हो गया। नेक्स्ट फिर एनर्जी स्टोर्ड के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। अब ये देखो कि जो कांस्टेंट है वैसा रिलेशन यूज करें तो बढ़िया रहेगा, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहां से फिर से यही देखने को मिला कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, दैट इज आल्सो डिक्रीजेस। तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड, V कांस्टेंट, E हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E होता है हमेशा V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E इज इक्वल टू V बाय R। V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट जवाब आ जाते हैं इन सभी के, अगर हम फॉर्मूलाज और कंसेप्ट को पकड़ें। सो बच्चों क्लियर है ये कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन और जो आपका होमवर्क है वो मैंने सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब वहां पे क्या है, ये सारी क्वांटिटीज के ही आपको जवाब देने होंगे, लेकिन इन सभी में चेंज क्या करने वाला हूं, इन सभी में एक ही चेंज हो रहा है जो सबसे बड़ा है, वो ये कि बैटरी अब कनेक्टेड है। अब क्या करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है और इन सभी के जवाब आपने देने हैं। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है जी। सो जवाब लिखकर आपने मुझे सेंड करने हैं, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
इनके ऊपर क्या असर दिखेगा। तो 3 मैंने करवाए, 4th आपका। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जवाब देना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने नोट करके रखना है ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले टाइम में क्लियर कट हो। चलिए जी, इस तरह से हमारे साथ जो हमने डिस्कशन की थी पहले कि हम ये सब वैल्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा जो काफी पुराना चल रहा है, आज भी हमने वर्ड यूज भी किया है, दैट इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक। जो अब हम शुरू करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, वो शुरू करने वाले हैं कि कैपेसिटेंस के अंदर हमने ये बात की थी कि कैपेसिटर के अंदर अगर हम एक मीडियम डाल दें तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिस मीडियम की मैंने आपके साथ डिस्कशन की है वो एक ही मीडियम मैंने बार बार बोला है, और उस मीडियम का नाम था डाइलेक्ट्रिक। तो आज हम यही मीडियम दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। सो डिस्कशन है जी अबाउट डाइलेक्ट्रिक। आप बहुत हैरान होंगे मेरी इस कॉन्सेप्ट से जब मैं ये डिफाइन करूंगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। आप सोचने में बढ़ जाओगे कि मीडियम ऐसा है कि जिससे किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। लेकिन हैरानी वाली बात है कि एक ऐसा मीडियम जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर में डालते हैं अचानक उसकी एनर्जी कितने ही गुना इंक्रीज कर देता है, अचानक उसकी कैपेसिटी कितने ही गुना इंक्रीज कर देता है। सो ऐसा मीडियम जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे ही डालते हैं कैपेसिटर के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी जो है बढ़ा देता है चार्ज को स्टोर करने की। तो ये कैसा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है? बहुत हैरानी वाली बात है कि जिस मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई लिंक ही ना हो, और वही मीडियम जब किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ जोड़ते हैं, तो वो चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं पहली बार डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं तो क्या होगा? 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी एक मटेरियल है, या तो मटेरियल हो सकता है कंडक्टर, या हो सकता है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तालमेल रखते हैं, लेकिन एक ही मीडियम बच जाता है और उस मीडियम का नाम क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर इंसुलेटर वर्ड आ जाए तो हम बोलते हैं कि इंसुलेटर है भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई मेलजोल हो ही नहीं सकता। पर हैरानी वाली बात है, ये डाइलेक्ट्रिक कौन है? ये एक इंसुलेटर है। अभी तक सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान अब थोड़ा सा साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन मार्क पे आ रहा है। जो ज्ञान पढ़ा था पहले वो यही सीखा था कि अगर इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मीडियम इंट्रोड्यूस हुआ तो पता लगा कि ये मीडियम क्या है? एक इंसुलेटर है। सो डिफाइन करना होगा डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या है? इट इज एन इंसुलेटर विच transmit the electric effect without conducting. Which transmit the electric field without conducting. एक ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है बिना किसी कंडक्शन के। बहुत कुछ है, बहुत डाउट्स पड़ रहे हैं माइंड में कि इंसुलेटर, सर इंसुलेटर ये कैसे कर सकता है? ठीक है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे और बिना कंडक्शन के, ठीक है। वैसे डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल्स क्या होगी? अगर बच्चा पूछता है सर ये मीडियम होता क्या है, कैसा मीडियम देखने में कैसा होता है, तो बेटा मीडियम कोई नया नहीं है हमारे लिए, मीडियम वही पुराना है। जैसे कि पेपर, माइका शीट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो एक पेपर को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। सोचने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है। लेकिन किस केस में होगा? सिर्फ कैपेसिटर के केस में ही होगा। वैसे पेपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पेपर है वो कोई चार्ज नहीं स्टोर कर सकता, लेकिन कैपेसिटर के साथ करने से ये चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पेपर और माइका शीट ये डाइलेक्ट्रिक्स की एग्जाम्पल है। इंसुलेटर क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया, जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता
किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए। नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं किसी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये होती ही है। इंसुलेटर क्या है, सब कुछ फ्री है, वो मूव ही नहीं करता, एक्चुअली एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करते रहते हैं इंसुलेटर में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई भी फ्री नहीं होगा, ठीक है, अपने आप मौज मस्ती के लिए चलते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई काम नहीं आता। पर कैपेसिटर के साथ जोड़ने में कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है जिससे ये काम में आ जाते हैं। तो चलिए, अब होता क्या है ऐसा, बेसिकली अगर हम कैपेसिटर की स्टडी करें, कैपेसिटर के अंदर अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कैपेसिटर यूज करने वाला हूं और उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालने वाला हूं। अब जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बेसिकली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं थोड़ी सी डीपली स्टडी में जाऊं नैनो टेक्नोलॉजी में, तो नैनो कंसेप्ट को समझने से ही पता लगेगा कि डाइलेक्ट्रिक कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करने के काम आ जाता है, चार्ज स्टोर करने के काम आ जाता है, चार्ज की क्षमता बढ़ाने के काम आ जाता है। तो बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइलेक्ट्रिक के पास ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वन इज पोलर एंड अदर वन इज नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क देखने को मिलता है? देखिए, जो हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी बोला जाता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इनकी खुद की एक डायपोल मूवमेंट होती है। एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक नेगेटिव, उससे कुछ दूरी पे एक पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ होता है। इसके अंदर कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं आता, नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। तो ये जो डायपोल है ये हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरह के जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। पर इनकी अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखें तो इनकी नेट डायपोल मूवमेंट, इन पोलर मॉलिक्यूल्स की नेट डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होती है। नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो। इन पोलर मॉलिक्यूल्स की नेट डायपोल मूवमेंट क्या है, जीरो है। दूसरी ओर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इकट्ठे पड़े हैं। ये डायपोल्स क्यों होते हैं? इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन विच बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर, बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर, और इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जीरो होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स में दोनों के बीच में कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दोनों के बीच में कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर, और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, पोलर। ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो एक डाइलेक्ट्रिक की टाइप बन जाती है पोलर डाइलेक्ट्रिक। जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हो उस डाइलेक्ट्रिक को हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पर दोनों के अंदर ये डिफरेंस तो जरूर है, लेकिन अब बच्चा बोलता है कि सर इसकी नेट डायपोल मूवमेंट भी जीरो है, इसकी नेट डायपोल मूवमेंट भी जीरो है, इन दोनों के पीछे नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होने के पीछे जो कारण है क्या वो सेम है? जवाब है नहीं। देखिए, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, इसके अंदर ये हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक डाले हुए हैं, इनकी जो डायपोल मूवमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन इनके अंदर गड़बड़ क्या हो जाती है, इनको हमेशा चेन बनाने की आदत है। ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इस प्रकार की चेन बनाते हैं हमेशा।
ठीक है, और पूरे अलाइंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से ये चेन बनाते हैं। तो इस कारण ये नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण एक डायपोल जो है वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता रहता है। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो उसकी नेट डायपोल मोमेंट जीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चेन की फॉर्मेशन होती है, तो चेन की फॉर्मेशन होने की वजह से इनकी नेट डायपोल क्या हो जाती है, मूवमेंट वो जीरो हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे का इफेक्ट, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो थे लेकिन आगे फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, उसने इसको खत्म कर दिया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो नेट डायपोल मोमेंट इनकी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। और उसी तरह से जब नॉन पोलर की बात आती है तो नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में बेसिकली इनकी आदत क्या है, ये अलाइंड नहीं रहते, एक तो रैंडम मूव करते रहते हैं, इनकी जो वैसे भी ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये ऐसे मूव करते रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन इनका सबसे मेन कारण क्या है, नेट डायपोल मोमेंट इनकी जीरो होने का कारण क्या है कि इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ए है, वो हमेशा क्या रहता है, जीरो। अब आप लोगों ने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो सीखा ही हुआ है कि डायपोल मोमेंट किसके बराबर होती है, क्यू इंटू टू ए। अगर यहाँ पे ए मैं जीरो कर दूं तो ऑटोमेटिकली पी भी क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कारण होता है, यहाँ पे ए जीरो नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव में एक बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन रहता है, लेकिन एक दूसरे को चेन बनाने की आदत है, यहाँ पे क्या बन जाती है, चेन फॉर्मेशन बन जाती है। तो चेन फॉर्मेशन की वजह से ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके नेट डायपोल मोमेंट जीरो कर देते हैं। यहाँ पे चेन नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो है, तो उस कारण डायपोल मोमेंट भी जीरो आती है। तो ये फर्क होता है कि इनके बीच में, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर ये एक सिमिलैरिटी देखने को मिली, तो एक सिमिलैरिटी और भी देखने को मिली है, और वो सिमिलैरिटी क्या है, जब हम इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं, अगर यही डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन्हीं पोलर मॉलिक्यूल्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनके खुद ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाल दें तो ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर नॉन पोलर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दें, ये भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि नेट डायपोल मोमेंट वैसे जीरो है, लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो इनका खुद का एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसको भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे, इसका खुद का डायपोल मोमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात को याद रखना, ये अभी मैंने बताया नहीं कैसे, लेकिन बता रहा हूं, ये होगा। क्या होगा कि जब इन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, जो पहले डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा था वो डायपोल मोमेंट जीरो होना बंद हो जाएगा। ये कैसे होगा, और ये चार्ज कैसे स्टोर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंडक्ट करेगा, अब इसके बारे में आ जाएगी। दोनों ही जवाब, डायपोल मोमेंट का आना, अचानक जीरो से इस्टेब्लिश होना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करना, इन दोनों के जवाब मैं देने लगा हूं एक ही आंसर के साथ। होता क्या है कि मान लीजिए, अब मैं कैपेसिटर की ही बात करूंगा कि मेरे पास क्या थी, एक कैपेसिटर की प्लेट थी, ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। डाउट मन में क्या क्या आया हुआ है कि सर हाउ दीज डाइलेक्ट्रिक्स विल ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं हमें समझ आ रहा। दूसरा, कैसे इनकी डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट होगी, जीरो थी पहले, लेकिन कैसे इनकी डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट होगी, ये नहीं अभी पता लगा। तो इन दोनों के जवाब मैं देने लगा हूं कुछ इस तरह से कि मेरे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, किसकी, कैपेसिटर की। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा कौन सा रहता है, पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, और जो दूसरी प्लेट होती है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमेशा नेगेटिव रहता है। ये हम लोगों को नॉलेज ऑलरेडी है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो क्या होता है कि जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने कैपेसिटर के अंदर रखा, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली थे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे थे, वो अलाइंड हो गए। जितने मॉलिक्यूल्स मैंने इसके अंदर डाले, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स
पोलर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए मैंने डाल दिए, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलाइंड हो गए कुछ इस प्रकार से। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलाइंड हो गए। These will be negative, positive, negative, positive, negative, positive, इस तरह से ऐसे, और मॉलिक्यूल्स इसी प्रकार से। इसी तरह से यहां पे मॉलिक्यूल्स, ये सारे के अंदर मॉलिक्यूल्स आने शुरू हो गए, सेम वही पैटर्न में, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से तो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है। ये सारे का सारा क्या है, दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये ग्रीन कलर का क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, उसके मॉलिक्यूल्स मैंने आपको शो किए हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, बहुत मजेदार काम हुआ, ध्यान से देखना। अब होने क्या वाला है यहाँ पे, देखिए अब आप एक सिमिलैरिटी देख ले होगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स के चार्जेस थे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके, ये एक दूसरे के साथ मिलके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये भी न्यूट्रलाइज, ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। फिर आप बोलोगे कि सर जो बचे थे ये वाले नेगेटिव, ये वाले पॉजिटिव, ये क्यों नहीं हुए न्यूट्रल, क्योंकि ये किसके साथ अब ज्वाइन हो चुके हैं, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ। इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा ताकत है, तो इसने उस नेगेटिव को बाउंड करके रख दिया। बाकी बीच वाले क्या हो गए थे, फ्री, वो एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रल हो गए। जो लास्ट में बचे थे ये पॉजिटिव लाइन और ये नेगेटिव लाइन, यही दो बची थी, ठीक है। बीच वाले सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो अब देखने में क्या आया कि एक तो हमारे पास ये बना नेगेटिव, बीच वाले सारे क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। एक नेगेटिव बचा और दूसरी ओर आपके पास क्या बचा, दूसरी ओर आपके पास बचा जो नेगेटिव के साथ बॉन्ड हुआ है, दैट इज दी पॉजिटिव। एक यहां पे आपके पास पॉजिटिव बचा हुआ है, ये वाला, इतनी लाइन, ये वाली लाइन जो है पॉजिटिव वाली, ये आपके पास पॉजिटिव बचे हुए हैं, जो किसके साथ आगे बाउंड हुए हैं, इस प्लेट की, जो प्लेट दूसरी है कैपेसिटर की, उसके नेगेटिव चार्ज के साथ, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास क्या बचा है, सिर्फ नेगेटिव, और एक तरफ क्या बचा हुआ है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है। क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स को डाला इसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैपेसिटर का था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, किसके कारण आया, ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स ड्यू टू दी प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो जब एक प्लेट पॉजिटिव की एक प्लेट नेगेटिव की देखी गई, तो देखा गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया ईसी। अब और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक पैदा हुआ नया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा हो गया, बेसिकली जो नेगेटिव यहां पे बचा, जो पॉजिटिव यहां पे बचा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों केले के लिए हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का इफेक्ट क्रिएट कर दिया। तो क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड EI, विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही नहीं था, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के अंदर डाला इन डाइलेक्ट्रिक्स को, तो इनके बाउंड होने के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव के बाउंड होने के कारण, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये जो बाउंड हुए थे, इन्होंने क्या कर दिया, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया, हो गया अपने आप पैदा, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये क्या थी, पॉजिटिव थी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ इस डायरेक्शन में,
दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पैदा हुआ था कैपेसिटेंस के कारण, दैट इज द ईसी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से क्या हुआ, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो वो क्या बोलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे सिचुएशन दिख रही है उसके अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट वी से ई डैश। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ईसी, कैपेसिटेंस की जो बड़ी थी और बेसिक थी और सबसे इंपॉर्टेंट थी। अचानक जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला इसको मुसीबत पड़ गई, क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो गया। देखिए ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, उसका नाम क्या था, ई आई। अंडरस्टूड कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था लेकिन डाइलेक्ट्रिक डाला, अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो न्यूट्रलाइज हुए और एक नेगेटिव साइड बची एक पॉजिटिव साइड बची, वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर गया जिसका नाम क्या रखा, ई आई। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, दैट मींस यहां पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब नोटिस में क्या आ रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी थी, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई, लेकिन जैसे ही इन दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उसमें से कुछ क्या हो रहा है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो क्लियर हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक आने से डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, ओवरऑल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया, ओवरऑल कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब बच्चा पूछता है सर इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि इसका कैपेसिटेंस के साथ क्या लेना देना था। फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं, सोचने क्या वाले थे, दो बातें थी, एक दो क्वेश्चंस थे, ये दोनों के तो जवाब आ गए हैं। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रांसमिट करेगा ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। डायपोल मोमेंट कैसे आ गई ये भी आप देख सकते हो, बनी गई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच वाले न्यूट्रल आ गए, ये भी हमें पता लग गया कि डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कैसे करेगी, बिकॉज सेंटर फ्री चार्जेस न्यूट्रलाइज, ठीक है, इनके न्यूट्रलाइज होने से डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगी, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव ने डायपोल मोमेंट बना दिए, डाइलेक्ट्रिक के ही दोनों पार्ट थे। तीसरा क्वेश्चन एक और जो सबसे मेन था, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हो तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो कैपेसिटर क्या होती है, इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। अब ये जवाब कैसे आएगा, हमने तो अभी तक किसका जवाब फाइंड आउट किया है, हमने तो सिर्फ ये फाइंड आउट किया है कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस के साथ कैसे लेना देना बनेगा। तो बात जाहिर सी है, बड़ी सिंपल है, आज भी हम डिस्कस करके हटे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू V बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होता है, V बाय आर। तो डिस्टेंस को अगर निगलेक्ट भी कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, पहले से डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो डेफिनेटली बात है आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या आंसर दोगे आप कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बताओगे कि क्या हो रही है, डिक्रीज, फिर आप ये आंसर दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पोटेंशियल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा स्टेप, एक ये आंसर एक ये आंसर, तीसरा स्टेप, क्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, CV के।
चार्ज तो हमें पता ही है कि चार्ज तो क्या रहेगा, बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रहा, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। भाई अब जवाब आया सामने कि कैसे डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ती थी, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो पोटेंशियल डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस increases. So we can finally write the answer, hence due to decrease in potential, capacitance increased. So इस तरह से पोटेंशियल के डिक्रीज होने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। तो ये होता है जो पोलर या नॉन, जो हम पोलर में डाल रहे हैं वही नॉन पोलर में भी होगा। नॉन पोलर का एक और है कि जैसे ही हम उसके अंदर डालते हैं अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर डालेंगे तो वो सारे के सारे अलाइंड हो जाएंगे, इफेक्ट सेम इसी तरह से मिलेगा आपको। क्लियर है बच्चों? सो इस तरह से जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे, सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो ये एक मैजिक है जो एक पेपर क्रिएट करता है। एक सिंपल पेपर जो है अगर उसको कैपेसिटर के अंदर डाल दो, वो इस तरह से बहुत काम का बन जाता है, किसी भी कैपेसिटी किसी भी चार्ज को स्टोर करने के काम आ जाता है, किसके अंदर, लेकिन कैपेसिटर के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स, द concepts about polar and non-polar dielectrics, and how the main reason how they will increase the capacity of the capacitance। ठीक है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है डाइलेक्ट्रिक से, ये रीजन आज हमें पता लग चुका है। अब नेक्स्ट लास्ट लेक्चर रह गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, एक परफेक्ट रिलेशन। ये तो पता लग गया कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन रिलेशन क्या होगा उसका, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट रिलेशन ऑफ द चैप्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर, द लास्ट लेक्चर। इसके साथ हमारा यूनिट बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, सो आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, और